कभी सोचा है कि फ्रांस या जर्मनी जैसे देश क्या हमेशा से ऐसे ही थे? असल में इनकी कहानी इतनी सीधी सादी है नहीं। आज हम इसी उलझुई कहानी को सुलझाने वाले हैं और ये देखने वाले हैं कि आखिर ये राष्ट्र का आइडिया पैदा कैसे हुआ और उसने दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए कैसे बदल दिया। आज ये सवाल सुनने में बड़ा आसान लगता है ना? लेकिन इतिहास में ज्यादातर समय ये एक ऐसा सवाल था जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। तो चलिए एक सफर पर चलते हैं ये जानने के लिए कि राष्ट्र का विचार यूरोप में कैसे जन्मा और क्यों 19वीं सदी की ये सोच आज भी हमारी दुनिया पर इतनी गहरी छाप छोड़ती है। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है फ्रांस से। वहां एक ऐसी क्रांति हुई जिसने सिर्फ एक राजा को गद्दी से नहीं हटाया, बल्कि इस सोच को ही जड़ से हिला दिया कि एक देश का मतलब आखिर होता क्या है। देखिए, फ्रांसीसी क्रांतिकारी सिर्फ विचारक नहीं थे, वे एक नई पहचान बना रहे थे। जरा सोचिए, उन्होंने सत्ता राजा से छीनकर आम नागरिकों को दे दी। शाही झंडे की जगह एक तिरंगा दिया जो सबका था, और एक भाषा को बढ़ावा देकर उन्होंने लाखों लोगों को एक ही धागे में पिरो दिया। ये सिर्फ बदलाव नहीं था, ये एक सोच को, यानी राष्ट्र की सोच को करोड़ों लोगों के लिए एक जीती जागती हकीकत बनाने जैसा था। और फिर जब नेपोलियन बोनापार्ट ने सत्ता संभाली तो उसने सिर्फ कानून नहीं फैलाए, उसने तो मानो क्रांति को ही एक्सपोर्ट कर दिया। ये सारे क्रांतिकारी विचार एक ऐसे शक्तिशाली कानूनी कोड में पैक किए गए थे जो पूरे महाद्वीप को हमेशा के लिए बदलने वाला था। तो अब कहानी आगे बढ़ती है। नेपोलियन की सेनाएं जब पूरे यूरोप में मार्च कर रही थीं, तो उनके पास सिर्फ बंदूकें नहीं थीं, वे अपने साथ एक बिल्कुल नई राजनीतिक व्यवस्था के बीज भी ले जा रही थीं। यहीं पर एक बड़ा विरोधाभास था। नेपोलियन के सुधारों ने कई जगहों पर मॉडर्न सिस्टम की नींव रखी, लेकिन ये सब एक विदेशी कब्जे की कीमत पर हुआ। और मजे की बात तो ये है कि इसी कब्जे की वजह से लोगों में फ्रांसीसी विरोधी भावनाएं जागने लगी और अपने राष्ट्र की पहचान और मजबूत होने लगी। 1815 में नेपोलियन की हार के बाद यूरोप एक दौराहे पर खड़ा था। दो ताकतवर और बिल्कुल अलग सोच के बीच बटा हुआ। एक तरफ था उदारवाद जो व्यक्तिगत आज़ादी और बदलाव की बात कर रहा था, और दूसरी तरफ था रूढ़िवाद जो पुरानी परंपरा और व्यवस्था को बचाए रखना चाहता था। इन्हीं दो ताकतों की टक्कर ने आने वाले कई दशकों के संघर्ष की जमीन तैयार कर दी। ये क्रांतियां भले ही उस समय पूरी तरह सफल नहीं हुई, लेकिन इन्होंने उदारवाद और राष्ट्रवाद के विचारों को यूरोपीय राजनीति की जड़ों में हमेशा के लिए बैठा दिया। मतलब बीज अब बोए जा चुके थे। तो अब राष्ट्र का विचार सिर्फ किताबों में नहीं रहने वाला था, बल्कि हकीकत बनने जा रहा था। लेकिन इस हकीकत तक पहुंचने का रास्ता सबके लिए एक जैसा नहीं था। जर्मनी के एकीकरण की कहानी का मुख्य किरदार था प्रशा का बहुत ही चालाक मुख्यमंत्री ओटो वॉन बिस्मार्क। उसका मानना साफ था, एकता बातों से नहीं बल्कि ताकत और युद्ध से आएगी। बिस्मार्क ने 3 सोचे समझे युद्धों से वो कर दिखाया जो उदारवादी क्रांतिकारी बहसों और पार्लियामेंट से हासिल नहीं कर पाए थे। यही थी उसकी लोहे और खून की नीति का असली मतलब। अब जर्मनी के उलट इटली का एकीकरण एक रोमांचक नाटक जैसा था, जिसके 3 मुख्य किरदार थे, एक आदर्शवादी, एक कूटनीतिज्ञ और एक योद्धा। मेज़ीनी ने लोगों में एक सपना जगाया, कैवूर ने उस सपने को हकीकत बनाने की रणनीति बनाई और गैरीबॉल्डी ने उस सपने के लिए जंग लड़ी। यूरोप का नक्शा एक बार फिर से बदल चुका था और अब सही मायनों में राष्ट्र राज्यों का दौर शुरू हो गया था। पर सवाल ये था कि लाखों लोगों को ये कैसे महसूस कराया जाए कि वे एक राष्ट्र का हिस्सा हैं, एक ऐसी चीज जिसे वे देख या छू नहीं सकते। इसका जवाब मिला कला और प्रतीकवाद में। कलाकारों ने अपने देश की आत्मा को, उसके विचार को एक चेहरा देने के लिए शक्तिशाली महिला किरदारों की रचना की। जर्मनी में जर्मेनिया की ये छवि सिर्फ एक कलाकृति नहीं थी, ये राष्ट्र की आत्मा को एक चेहरा देने की कोशिश थी। उसकी हर चीज का एक मतलब था। ओक के पत्तों का मुकुट वीरता का प्रतीक, तो हाथ में तलवार ताकत का। इन प्रतीकों के जरिए जर्मनी का जो अमूर्त विचार था वो एक ऐसी ठोस तस्वीर में बदल गया जिससे हर कोई जुड़ाव महसूस कर सके।
ठीक इसी तरह फ्रांस में मैरियन गणतंत्र का चेहरा बनी। वो आज़ादी और तर्क जैसे उसूलों की एक जीती जागती तस्वीर थी। जब उनकी छवि सिक्कों और डाक टिकटों पर छपने लगी तो गणतंत्र का विचार महलों से निकलकर आम आदमी की जेब तक पहुंच गया। ये एक रोज की याद दहानी थी कि देश किसी राजा का नहीं बल्कि उसके नागरिकों का है। लेकिन जिस ताकत ने राष्ट्रों को जोड़ा था, उसी के भीतर भविष्य के विनाश और टकराव के बीज भी छिपे हुए थे। राष्ट्रवाद एक दो-धारी तलवार साबित हुआ। ये एक ही वक्त में आज़ादी की लड़ाई की प्रेरणा भी बना और दूसरों पर कब्जा करने का बहाना भी। इसने जहां लोगों को अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ना सिखाया, वहीं राष्ट्र के नाम पर दूसरों को गुलाम बनाने को भी सही ठहरा दिया। वही विचार जिसने आधुनिक राष्ट्रों को जन्म दिया था, अब उन्हीं राष्ट्रों को इतिहास के सबसे भयानक युद्ध में झोंकने वाला था। तो एक क्रांतिकारी विचार से शुरू होकर राष्ट्रवाद एक ऐसी ताकत बन गया जिसने पिछली 2 सदियों को अपनी शक्ल दी है। इसकी विरासत बहुत उलझी हुई है, एक ऐसी पहेली जिससे हम आज भी जूझ रहे हैं। और आखिर में सवाल सिर्फ इतिहास का नहीं है बल्कि आज का है। क्या एक ऐसा विचार जिसने आधुनिक दुनिया को बनाया, वो इसके भविष्य में भी जिंदा रह पाएगा?